हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सम्राट महान अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अशोक से संबंधित 20 महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने अशोक महान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था। फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है प्लिनी। दोस्तों, प्लिनी एक इतिहास विशेषज्ञ हैं। उसके अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया, जिसको टोलमी II के नाम से भी जाना जाता है, ने अशोक के दरबार में डियानीसियस नामक राजदूत भेजा था। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया या टोलमी II ने अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था, तो आप बताएंगे डियानीसियस। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही करवाई थी। फ्रेंड्स, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसकी स्थापना अशोक ने ही करवाई थी। अब आइए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट है अशोक ने आजीवक पंथ के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ज और चौपार नामक गुफाएं बनवाई थी। दोस्तों, यह पॉइंट भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हमारा चौथा पॉइंट है बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके उनकी लाश को एक कुएं में डाल दी थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म में यह लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके उनकी लाश को एक कुएं में डाल दी थी। यह कुआं पटना में अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। अपने भाइयों का वध करने के बाद ही अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कभी कभी यह पूछ दिया जाता है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो आप बताएंगे मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में। कहाँ पर हुई थी अगर पूछ दे तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र में हुई थी। आइए हम आगे के पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा छठवां पॉइंट है अशोक के शिलालेख की खोज पाद्रेटी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ दिया जाता है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे पाद्रेटी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। अब हमारा सातवां पॉइंट है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता मिली थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 ईस्वी में। अब हमारा आठवां पॉइंट है अशोक के काल में राजकीय भाषा पाली और राजकीय लिपि ब्राह्मी थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अशोक के काल में जो राजकीय भाषा थी वह पाली थी और जो राजकीय लिपि थी वो ब्राह्मी थी। अब आइए हम अपने 9वें पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स,
अशोक के काल में जो जन सामान्य की भाषा थी वह पाली थी। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जो 20 प्रश्न हमने लिया है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए अब 10वां पॉइंट को देखते हैं। अशोक के शिलालेख 3 प्रकार के थे। फर्स्ट शिलालेख, सेकंड स्तंभ लेख और थर्ड गुहा लेख। तो ये 3 प्रकार के शिलालेख थे अशोक के। अब आइए हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा 11वां पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों में ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग के साक्ष्य अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि के प्रयोग के साक्ष्य उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और ब्राह्मी लिपि के प्रयोग के साक्ष्य शेष भारत से मिले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हमारा 12वां पॉइंट है, अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख मिले हैं जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों, ये 7 स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के कुल स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 7। इनको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, हम आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 13 है, अशोक का 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का कौन सा स्तंभ लेख सबसे बड़ा है, तो आप बताएंगे 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्बिनदेई है। इसमें अशोक द्वारा लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा अंकित है। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा किस अभिलेख में, किस स्तंभ लेख में अंकित है, तो आप बताएंगे रुम्बिनदेई स्तंभ लेख में। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, अशोक के सभी शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दोस्तों, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ऐसी घोषणा अशोक ने अपने प्रत्येक शिलालेख में की है, आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है, अशोक का सार-ए-कूना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में कंधार या कंदहार, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, अशोक का सार-ए-कूना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है और यह कंधार या कंदहार, जो कि अफगानिस्तान में है, से प्राप्त हुआ है। अब आइए हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या 3 है, जो बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं। इन गुहा लेखों में आजीविकों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या 3 है। ये गुहा लेख बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं और इन गुहा लेखों में आजीविकों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, आइए हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कुल 5 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहकर पुकारा जाता था। फ्रेंड्स, अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य था उसमें 5 प्रांत थे और उस समय प्रांतों को चक्र कहकर पुकारा जाता था। फ्रेंड्स, आइए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, प्रांतों की देखभाल करने वाले को, या कह सकते हैं कि प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप एक बार फिर इसको देख लीजिए। प्रांतों की देखभाल करने वालों को कुमार
आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। अब हमारा अंतिम पॉइंट है, अशोक के काल में प्रांतों का विभाजन विषय में होता था, विषयपति के अधीन होते थे। दोस्तों, अशोक के शासनकाल में जो 5 प्रांत थे उनका विभाजन विषय में होता था और विषय की देखभाल करने वाले को विषयपति कहते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।